ऑप्टिक्स के इस सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उसके और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच डिफरेंस पढ़े थे। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन लाइट का पढ़ेंगे जो कि होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो टकराकर वापस आ जाती है और इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट यदि हम दो मीडियम कंसिडर करें तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्यों जा रहा है तो सेकेंड मीडियम में वो जा नहीं पाएगा और वापस पहले ही मीडियम में वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से जब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में न जाकर वापस पहले मीडियम में रिटर्न हो जाता है तो इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। When the light is incident on a surface and it is return back in the same medium, then this phenomenon is called reflection of light. When the light is incident on a surface, जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करता है वहाँ पास आता है एंड इट इज रिटर्न बैक और वह वापस मुड़ जाता है इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम से जिससे वो आया था, देन दिस फेनोमेनन, तब ये घटना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सरफेस हम कंसिडर किए और सरफेस के रूप में ज़्यादा बेटर है कि हम मिरर मान लें। तो ये हम मिरर मान लिए, मिरर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ये हो गया मिरर, और मिरर में भी एक प्लेन मिरर है जो कि लाइट को अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पास एक लाइट रे इस पर आया, रे ऑफ लाइट है, और इस सरफेस पर आने के बाद यहाँ से टकराया और टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में रिटर्न हो गया। मतलब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर वाला को मीडियम 1 मान लीजिए, नीचे वाला जो है वो मीडियम 2। तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रहा था, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद वो मीडियम 2 में न जा पाया और वापस मीडियम 1 में ही आ गया। तो इस घटना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पास ये एक रे है जो कि सरफेस की ओर आ रहा है और यहाँ से टकराने के बाद ये रे जो है वो वापस चला जा रहा है। तो इस सभी रेज का अपना अपना नाम है जो कि हम लोग नाम अभी लिखेंगे। तो ये जो रे जो किसी सरफेस की ओर आता है तो उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे। और किसी सरफेस से टकरा कर जो रे वापस जाता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर रे आके टकराता है सरफेस पर, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो रे किस सरफेस की ओर आएगा उसको इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो रिटर्न हो जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर रे आके टकराता है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है
ये एक परपेंडिकुलर है जो कि सरफेस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है इस सरफेस पर मतलब मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली टोटल एंगल जानते हैं कि 180 होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब इसके अलावा कुछ और टर्म इसमें जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कुछ एंगल भी बन रहा है और इस एंगल को बोला जाता है आई, और आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल यहाँ भी बन रहा है जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इस तरह से आई जो है वह एक एंगल है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो हम लोग आई को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस तरह से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इसको डिफाइन करेंगे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग आई और आर दोनों को नाम लिखते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर जो है उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों को हम डिफाइन भी करते हैं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका सिंबल है आई। तो इसको हम लिखेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence। इसी तरह से हम R जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको भी डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle between reflected ray and normal is called एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से हम लोग अभी देखें कि लाइट जब किसी सरफेस से आके टकराता है तो वहाँ पर लाइट अगर उसी मीडियम में रिटर्न हो गया तो ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आने वाले रे को इंसिडेंट रे और यहाँ से रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के बाद जो रिटर्न होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पर वह रे आके टकराएगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद जो रिफ्लेक्शन जो होता है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ नियम भी है जो कि हम अगले टॉपिक जो होगा वो हम लोग का, कि रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी सरफेस से लाइट अगर टकरा रहा है तो वहाँ हमेशा दो चीज़ कॉमन होता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल बराबर होता है, जो चीज़ नोन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम, जो इसके बाद हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। और सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। That is I is equal to R। I is equal to R। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो नियम हैं। पहला नियम है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। अगर हम इसको वाइट बोर्ड पर बनाए हैं तो तीनों वाइट बोर्ड पर आएगा, तीनों पेपर पर बनाए हैं तो पेपर पर आएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चला जाएगा, तो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये पहला रूल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है। और सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ये हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये टर्म है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हमने इसको समझने के लिए एक प्लेन मिरर लिया है। मतलब यहाँ पास एक सरफेस के रूप में एक प्लेन सरफेस है, लेकिन रिफ्लेक्शन का जो नियम है केवल प्लेन सरफेस पर ही लागू नहीं है, ये सभी सरफेस के लिए लागू है। चाहे वो सरफेस प्लेन हो, स्फेरिकल हो, सर्कुलर हो या फिर कोई भी इरेगुलर जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, उसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वैलिड है। मतलब कि हम लोग शेप के रूप में अगर मान लीजिए कि इस तरह से ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पास ये ऐसे रे आया और ये यहाँ पास नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर जो होगा ये भी 30 डिग्री होगा ये प्लेन सरफेस के लिए। अगर यहाँ पास कोई स्फेरिकल सरफेस हो और इसमें ये मिरर के रूप में मान लेते हैं, अंदर से सिल्वर्ड किया हुआ है जिससे रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छे ढंग से होता है। अब यहाँ से अगर कोई रे यहाँ पास ऐसे आया तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन का रूल वैलिड होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पास नॉर्मल खींचना पड़ेगा, यहाँ पास का एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए नॉर्मल खींचना पड़ेगा। और नॉर्मल के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से सेंटर से एक लाइन इस पर खींचते हैं ऐसे, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये एंगल अगर मान लीजिए 40 डिग्री है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। तो
ये सरफेस प्लेन था, इसमें भी रिफ्लेक्शन का रूल सही है, वैलिड है। ये स्फेरिकल शेप है, इसमें भी रिफ्लेक्शन का रूल वैलिड है। इसके अलावा कोई भी अगर आर्बिट्ररी सरफेस होगा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है और इसमें भी कोई रे अगर ऐसे आ रहा है, तो यहाँ भी अगर ये इस पॉइंट पर मान लीजिए नॉर्मल है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो रिफ्लेक्शन का जो नियम है वो वैलिड फॉर ऑल द सरफेस, चाहे उसका कोई फिक्स शेप हो या ना हो, लेकिन जहाँ अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन का रूल सभी सरफेसेस के लिए वैलिड है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस दो फिगर दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द गिवन फिगर। तो दोनों फिगर में हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो फिगर देखते हैं। तो पहला फिगर में ये दिया हुआ है कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है और हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये एंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसलिए ये जो एंगल है वह I = 45 डिग्री हमें गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें R निकालना है। तो चूँकि ये I है और ये R है और R हमें निकालना है और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के रूल के अनुसार ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो सिंस R = I, सो R = 45 डिग्री, सो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। बी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें यहाँ पास ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। अब चूँकि जानते हैं कि ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिया हुआ नहीं, दिया हुआ तो ये एंगल है, तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो चूँकि ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, सो टोटल एंगल जो है वो तो 90 डिग्री है और ये चूँकि 60 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पास I जो है वो हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, ये एंगल हो गया I। तो 90 टोटल 90 और ये 60, तो 90 - 60 = 30 और हमें निकालना है R। तो अगेन R = I या R = 30 डिग्री। ये दो क्वेश्चन लिए, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल X इन द गिवन फिगर। दो फिगर है A और B, इन दोनों में हमें एंगल X निकालना है। तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पास दो प्लेन मिरर है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। यहाँ पास एक रे आया जो कि इसको फर्स्ट मिरर मान लेते हैं, इसको सेकंड मिरर। तो फर्स्ट मिरर पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 40 डिग्री है। यहाँ से यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्शन यहाँ पास हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये सेकंड मिरर पर गया, वहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन हुआ। तो हमें फाइनल ये एंगल निकालना है, X बताना है कि X कितना होगा और दिया हुआ है कि ये पहला मिरर के साथ जो रे का एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो देख समझते हैं इसको। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 40 डिग्री। तो ये एंगल अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा, इसलिए चूँकि ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मतलब ये I है, तो I जितना होता है उतना ही R होता है और ये जो होता है वो R है, इसलिए ये 40 तो ये भी 40। अब ये जो नॉर्मल है वो मिरर के साथ टोटल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये यदि 40 डिग्री हो चुका है तो ये बच गया 90 - 40, मतलब ये एंगल है 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पास 90 डिग्री है, यहाँ पास 50 डिग्री है और जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम करेंगे वो 180 आएगा। तो 90 है, ये 50 है, ये हो गया 90 + 50, ये हो गया 140। तो बच गया ये एंगल
तो 140, तो ये बच गया आपका। तो ये एंगल जो होगा, ऐसे ये 90 है तो इन दोनों एंगल को भी जोड़ने से 90 आना चाहिए। तो ये 50 डिग्री है तो ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। तो 50 + 40 90 + 90 180, तो ये एंगल हो गया 40 डिग्री। अब चूँकि यहाँ पास ये फिर से नॉर्मल है तो टोटल एंगल यहाँ भी होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये 40 डिग्री हो गया, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 50 डिग्री। तो इस रे के लिए ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, तो ये हमें पता करना है एंगल। तो इस रे के लिए हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, माने यहाँ पास I = 4 मिरर 2 के लिए I = 50 डिग्री एंड R जो है वहाँ पास X है, ये R जो है X जो है वो R है। तो चूँकि R = I होता है या R = 50 डिग्री और यहाँ पास जो X है वही R है, यहाँ मतलब यहाँ X = 50 डिग्री। ये फाइनल आंसर है कि यहाँ पास X का जो वैल्यू होगा वो 50 डिग्री होगा। अब हम लोग उसकी बात करते हैं, वो भी कुछ उसी टाइप से है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग 40 डिग्री ले लिए थे और वहाँ पास एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। और फाइनल फिर से हमें बताना है कि यहाँ पास X कितना होगा। तो फिर से उसी पैटर्न पर चलते हैं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो होगा वो भी I होगा, क्योंकि ये और ये बराबर होता है इसलिए ये I है तो ये भी I। फिर से टोटल एंगल 90 डिग्री, तो ये I है तो ये एंगल हो जाएगा 90 - I, 90 - I, तब ये वाला एंगल हो गया 90 - I। अब ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अभी हम निकालते हैं कि कितना होगा। तो टोटल फिर से 180 होना चाहिए, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 - I है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगेन 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री - I, तो ये इसमें ये वाला एंगल होगा वो हो जाएगा I। चूँकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 - I + I = 90 डिग्री, अब प्लस 90 डिग्री तो 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो गया I। अब ये एंगल I हो गया, टोटल फिर से 90, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 - I, मतलब 4 मिरर 2, ये मिरर 2, ये मिरर 1, 4 मिरर 2, यहाँ पास I = 90 - I और यहाँ पास X जो है वो है R, तो हमें X निकालना है जो कि, और चूँकि यहाँ पास R = ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा तो R = I या R = 90 - I and since R = X, so X = 90 - I। ये फाइनल आंसर है यहाँ पास। तो इसको हम एज अ ट्रिक भी समझ सकते हैं इसको, कि अगर X एंगल निकालना होगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक है कि आप 90 में से I को घटा दीजिए। चेक कर लेते हैं यहाँ पास I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू यहाँ पास 40 डिग्री है, इसलिए X यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ X निकालेंगे तो X = 90 - I और यहाँ पास I = 40 डिग्री, सो X = 50 डिग्री यहाँ पास। इसको एज ए ट्रिक हम लोग याद कर रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रे है जो कि इस स्फेरिकल सरफेस से, यानी ये स्फीयर है, इसे टकराने के बाद ये वर्टिकल हो जाता है। मैंने पहले ये हॉरिजॉन्टल था अब वर्टिकल हो गया, तो हमें पता करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जिस पॉइंट पर टकराया है उसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये हो गया सेंटर एज अ ओरिजिन हो गया यहाँ पास, और ये रेडियस हो गया। हमें यहाँ पास पता करना है कि कितना इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो कोऑर्डिनेट
हम मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब यहाँ पास ये हॉरिजेंटल रे था, चूँकि टकराने के बाद वर्टिकल हो गया, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच का एंगल जो होगा वो तो होगा 90 डिग्री। हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब हमें इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा, और स्फेरिकल बॉडी में नॉर्मल खींचने का तरीका क्या है, तो हम एक लाइन खींचते हैं फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से सेंटर से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये लाइन ऐसे आगे बढ़ेगा, तो ये नॉर्मल हो गया। अभी नॉर्मल हो गया तो टोटल जान रहे कि टोटल एंगल 90 डिग्री है। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और दोनों एंगल का सम 90 है, मतलब ये एंगल हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एंगल x है, तो ये एंगल यदि x ने x तो हम पहले से मान चुके हैं, ये एंगल को हम मान लेते हैं अल्फ़ा। तो ये एंगल यदि अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल इक्वल होता है। तो सिंस दिस एंगल अल्फ़ा प्लस दिस एंगल अल्फ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और टोटल एंगल 90 है, सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल पता हो गया हमें कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ लिख लेते हैं ये एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है। अब यहाँ पास क्या करते हैं कि यहाँ इसके हॉरिजेंटल में एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पास ऐसे। अब चूँकि ये हॉरिजेंटल है और ये भी हॉरिजेंटल है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा फ्रॉम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम हटा देते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, चूँकि ये और ये पैरेलल हो गया, तो यहाँ पास ये एंगल 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो है ये टोटल रेडियस के इक्वल होगा। जैसे रेडियस दिखा हुआ कि इसका रेडियस r है, तो ये भी रेडियस r है। अब हमें पता करना है कि इसका कोऑर्डिनेट x और y, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ये ओरिजिन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x मान के चले आप, इधर ऐसे y एक्सिस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा वो होगा x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा y। ये है y और ये है x, और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकल है, तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू, चूँकि ये एंगल पता हो गया और एक साइड पता हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो r पता हो गया हाइपोटेनस, और ये 45 डिग्री पता है, तो हमें x और y ये दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पास हम लोग यदि कोस लेंगे, कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू b बाई एच होगा। तो यहाँ पास इस ट्रायंगल में b के रूप में x और h के रूप में r, तो यहाँ से x इज इक्वल टू r कोस 45 डिग्री, या x इज इक्वल टू r इंटू कोस 45 डिग्री 1/√2, या x इज इक्वल टू r/√2। ये x का वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आ गया। अब हम यहाँ पास y का वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पास साइन लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स y बाय r, या y इज इक्वल टू r साइन 45 डिग्री, या y इज इक्वल टू r साइन 45 डिग्री 1/√2, या y इज इक्वल टू r/√2।
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, तो कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तो इधर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में होगा, और इधर में बढ़ेंगे तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव में होगा। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये ओरिजिन हो गया, तो इधर में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू एक्स डैश वाई डैश, ये पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पास चूँकि हम लोग इधर वैल्यू आया है ले एक्स का वैल्यू, इसलिए एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, और इधर चूँकि हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं वाई एक्सिस की ओर, इसलिए वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसलिए कोऑर्डिनेट्स में एक्स जो होगा, एक्स का वैल्यू वो माइनस में हमें लिखना पड़ेगा, तो -r/√2, और वाई तो पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया r/√2। ये इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया। इस तरह से आज हम लोग कुछ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़कर और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। आज के लिए तो डेट्स ऑल, थैंक यू।